तो गाइज आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं एक जबरदस्त सरप्राइज। और ये सरप्राइज क्या है? क्या इस सरप्राइज में आपके लिए 2023 का विज्ञान का बोर्ड एग्जाम का पेपर है, जो यहां तक आपके लिए बड़ी मुश्किल से मैं लेकर आया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट से लेके अंत तक, जिसमें इस प्रश्न पत्र का राज खोला जाएगा वीडियो के अंदर। तो गाइज मेरा नाम है कन्हैया पवार और आपके लिए मैं साइंस के सारे आईएमपी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लेकर आता हूं आपके ही अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। आप बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं और आप किस तरीके से सीख रहे हैं हमें ये पता चल रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन मैंने एक कमेंट्स पर ऑब्जर्व किया है या फिर ध्यान दिया है कि जिसमें सारे आईएमपी क्वेश्चंस को बताने की बात चली है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सारे वो आईएमपी क्वेश्चन देने जा रहा हूं जिन प्रश्नों को आपको एग्जाम से पहले पहले पढ़कर जरूर ही जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो गाइज आपका सरप्राइज बॉक्स ओपन किया जाए, वो एक फाइल है और उसमें से आपके लिए निकले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की लिस्ट। अब यहां पर से आपको ये बहुत ही बारीक बारीक दिखने वाला है, तो यही क्वेश्चन मैं आपके लिए बोर्ड पर लिख के बताने वाला हूं ताकि आपको और भी ज्यादा अच्छा लगे, सरल लगे और आपको उनको देखकर अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। यस, तो आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं 30 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको पढ़कर ही आपको विज्ञान का पेपर देने जाना चाहिए। तो हम शुरू करने वाले हैं। इसके साथ मैं आपको बता देता हूं कि इन प्रश्नों को बताने के साथ साथ इनके उत्तर से रिलेटेड हिंट भी आपको देता जाऊंगा, ताकि आपको पता चलते जाए कि इन प्रश्नों को किस प्रकार से याद किया जाए या इन प्रश्नों के अंदर कैसा उत्तर आता है। तो शुरू करते हैं आपका पहला प्रश्न। तो लीजिए, आपका पहला प्रश्न यह है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप प्रश्नों की तैयारी दो तरीके से कर सकते हैं। इन प्रश्नों को देखकर आपको यह भी पता चल जाएगा कि इनमें से कौन से खास प्रश्न उत्तर सहित आपको याद है और किन प्रश्नों को आप याद करना भूल गए हैं या फिर आपसे वो याद नहीं हो पाए हैं। तो आप जिन प्रश्नों की तैयारी नहीं कर पाए हैं, यहां से देखकर उन प्रश्नों को भी तैयार कर लेंगे। तो आपका प्रश्न पहला यह था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो उसके प्रतीक चिन्हों को लिख देना। जैसे कि कार्बन के लिए मैंने C लिख दिया, ऑक्सीजन के लिए लिख दिया O2, और इन दोनों की क्रिया से बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर पूरी अभिक्रिया लिखने की बजाय मैंने उनके प्रतीक चिन्ह और सूत्र लिख दिए, और यानी कि पूरी अभिक्रिया को प्रतीक चिन्ह और सूत्र के रूप में लिख देना ही रासायनिक समीकरण होता है। यह आपको मैंने छोटा सा हिंट बताया है, आप इसका परफेक्ट आंसर याद कीजिए क्योंकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है। तो बात करें इसी बात पर सेकंड क्वेश्चन की, तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि खाने की बहुत सारी चीजें, चिप्स वगैरह जो है पैकेट बंद आती है, उसके अंदर जो हवा भरी रहती है एक्चुअल में वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। तो ऐसा क्यों किया जाता है? सिंपल सी बात है कि जो भी खाने की चीज होती है, खासकर कुरकुरे नाम नहीं लेते अपन, खासकर तेल से बनी हुई चीजें जैसे कि चिप्स, इनको अगर आपने बनाने के बाद खुला छोड़ दिया ना हवा में, तो ये हवा से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाती है। विकृत गंधी का मतलब खराब टेस्ट और खराब स्मेल, यानी कि गंध भी खराब आएगी और टेस्ट भी खराब आएगी। तो इसलिए ही उसमें हवा की जगह पैकेट के साथ नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। यह नाइट्रोजन गैस इनको खराब होने से बचाती है। किनको? ये ही तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ। तो इसका सही आंसर आप याद कर लीजिएगा, और हो सका तो आप 5 रुपए की चिप्स लेके खा लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिकली आंसर याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। तो क्या होती है मिश्र धातुएं? प्रश्न पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। इसकी हिंट मैंने पहले से ही आपके लिए लिख रखी है। पहले हम समझ लेते हैं क्या है मिश्र धातु। मिश्र का आप सीधा सा मतलब याद रखिए दोस्तों, मिक्स करना। अगर आपने 2 से 3 धातुओं को मिक्स करके कोई नई धातु बना दी ना, तो उसे कहते हैं मिश्र धातु। यानी कि 2 या 2 से अधिक धातु या अधातुओं के एक अनुपात वाले मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न आपने याद किया होगा किसी भी टेस्ट और एग्जाम के लिए, और अभी भी मौका है, आप इसे तुरंत दोबारा याद कर सकते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जैसे कि हम स्टील की बात करते हैं, स्टील की थाली और ग्लास में ही हम खाना पीना करते हैं। तो पता है आपको कि वो स्टील किन किन चीजों को मिलाकर बनती है? लोहा, क्रोमियम, निकिल। यानी कि लोहा धातु, क्रोमियम धातु अपने आप में अलग, निकिल धातु भी अपने आप में अलग है। इन धातुओं को ही तो मिक्स करके जो स्पेशल वाली धातु बनती है, जो मेटल बनती है, उसको हम कहते हैं स्टील। क्यों बनाते हैं? सीधा सा रीजन है कि मिक्स करने पर इनमें जंग आसानी से नहीं लगती है और ये बर्तन या फिर ये मेटल हमारे लिए लंबे टाइम तक काम में आती है। तो गाइस,
आई होप कि आपको इस तरीके से IMP क्वेश्चन उनके हिंट के साथ पढ़ने में मजे आ रहे होंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा। और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इन प्रश्न को, इस वीडियो को आप अपने अधिकतम यानी कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि आप तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे काफी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी तैयारी विज्ञान में नहीं हो पाई है। तो आपकी वजह से उनकी हेल्प हो जाएगी और साथ ही साथ आपका नॉलेज तो बढ़ ही रहा है। शुरू के 3 क्वेश्चन के बाद आपके लिए प्रेजेंट है अगले 3 क्वेश्चन, ये भी उनके ही बराबर बहुत ज्यादा IMP है। तो शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 बिना टाइम गवाए। विद्युत विभव किसे कहते हैं, ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो इस आंसर की हिंट आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपने याद किया हो कि हम मान लेते एक पोजीशन है अनंत और इस अनंत पर एक एकांक धनावेश रखा है, छोटा सा प्लस चार्ज, और इसको आप अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक ला रहे हैं। एक आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र बन रहा है और यहां पर किसी बिंदु तक आपने इस आवेश को उठाकर अगर ले आते हैं तो जितना कार्य यहां से यहां तक लाने में लगता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। तो इस प्रकार का आंसर आपने याद किया होगा। तो यही प्रश्न आपको याद करना है। इसका ऐसा ही मात्रक मैं आपको अभी बता देता हूं। विभव का ऐसे ही मात्रक होता है वोल्ट, और ये बहुत ही IMP ऑब्जेक्टिव आपके लिए साबित हो सकता है। तो आई होप गाइस कि बीच बीच में आपको ये हिंट बहुत ही मजेदार लग रहे हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। ये क्वेश्चन आपके पार्ट 4 का है, जिसमें आपको कार्बन और उसके जो भी सूत्र होते हैं उससे रिलेटेड पढ़ना होता है। क्रियात्मक समूह एक स्पेशल टाइप के केमिकल संरचनाएं हैं जो किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ते हैं और उसके नए कैरेक्टर यानी कि नए गुण स्थापित कर देते हैं, और उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको मैंने एक क्रियात्मक समूह अल्कोहलिक समूह के बारे में बताया है, OH। तो इसी प्रकार का प्रश्न है, आप याद कर लीजिए कि इस प्रश्न को आपको रेडी करना है, और अगर आपको याद है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण लिखिए। हाइड्रोकार्बन के नाम में इसकी परिभाषा है दोस्तों। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब तो आप जानते ही कार्बन। तो ऐसे रासायनिक सूत्र जिसमें हाइड्रोजन भी पाया जाए और कार्बन भी पाया जाए तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसके उदाहरण के लिए आप एक एग्जांपल यानी कि एक उदाहरण मीथेन भी लिख सकते हैं। मीथेन का सूत्र होता है CH4, इसमें कार्बन भी आता है और हाइड्रोजन भी आता है। तो गाइस इसीलिए तो इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है वो हमारे भोजन को पचाने में कैसे हेल्प करता है। तो मैं आपको इसकी छोटी सी हिंट देता हूं कि जो लार होता है उसके अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं, और पाचक एंजाइम जो होते हैं मुंह के अंदर ही कुछ % भोजन का जो है पाचन कर देते हैं। तो जो लार होती है वो विभिन्न एंजाइमों के द्वारा उन फूड यानी कि भोज्य पदार्थों को शुरू में पाचन कर देता है और यहां से पाचन की क्रिया चालू हो जाती है। तो इस प्रकार का आंसर है जो आपको प्रॉपरली याद करना होगा। बस हमारा काम है इस वीडियो में आपको सारे IMP क्वेश्चन उनके छोटे छोटे हिंट के साथ देने का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपको देखा देखा सा लगेगा क्योंकि आप एक्सप्लेन फॉर यू के साथ शुरू से चलते आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि लसिका और रक्त में अंतर लिखिए। इस प्रश्न को हमने बहुत ही अच्छे से डीप में इतने मजेदार तरीके से सिखाया है कि एक बार आप अपने परिवार वालों या अपनी गर्लफ्रेंड्स को भूल जाएंगे, लेकिन ये आंसर आप नहीं भूलेंगे, और ऐसा का ऐसा ही आप मेन एग्जाम में लिखकर बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। इस वीडियो को सीखने के लिए आप आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए ऑलरेडी तैयार है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 की। स्वपरागण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। स्वपरागण के तो प्रकार नहीं होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है हमसे ही। आपको परागण याद करके उसके प्रकार याद करने होंगे। मैं आपको स्वपरागण की हिंट दे देता हूं दोस्तों। तो ऐसा होता है कि जब एक ही पौधे के, यानी कि मैं आपको चित्र के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं कि एक ही पौधे से अगर एक ही पौधे के पुष्प से कुछ परागकण उड़कर उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक अगर यानी कि दूसरे फूल तक पहुंच जाते हैं तो एक ही पौधे में खुद के ही फूलों में आपस में परागण हो गया, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे स्वपरागण। बिना टाइम बर्बाद किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, द्विखंडन व बहुखंडन में अंतर लिखिए।
इस प्रश्न को भी इस चैनल पर मैंने बहुत अच्छे से समझाकर आपके लिए तैयार कर रखा है। आप आई बटन में जाकर या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी लिंक ले सकते हैं और वन शॉट आपको देखते से ये आंसर याद हो जाने वाला है। फिर भी आपके लिए मैं एग्जाम ऑफर में इसकी हिंट लेकर आया हूं। द्विखंडन वो होता है जिसमें एक कोशिका एक बार में विभाजित होकर दो कोशिका में बढ़ जाए, तो वह हो गया द्विखंडन, यानी कि दो टुकड़ों में बढ़ जाना। और उसी जगह अगर एक कोशिका, कोई भी कोशिका एक बार में दो से ज्यादा छोटी छोटी कोशिकाओं में बढ़ जाए या फिर विभाजित हो जाए तो उसे हम कहते हैं बहुखंडन। बहु का मतलब बहुत सारे, खंडन का मतलब पार्ट्स में टूट जाना। एक कोशिका बहुत सारे पार्ट्स में विभाजित हो गई, इसलिए हम इसे कह देंगे बहुखंडन। तो गाइस, अगर बात चल रही है कोशिका की, तो इस प्रकार के विखंडन आपको नॉर्मली अमीबा में देखने को मिलते हैं। अमीबा से जुड़ा एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि अमीबा में प्रजनन किस अंग के द्वारा होता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसका आंसर बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो देखते हैं कितने लोग हैं जो इस आंसर का जवाब दे पाते हैं कमेंट सेक्शन में कि अमीबा में प्रजनन चलने का कार्य किस अंग के द्वारा होता है। अब इसी बात पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिए, अनुवांशिकी वो प्रश्न है जिसमें माता पिता से आने वाले लक्षण बेटे में जाते हैं और यही लक्षण उसके अगली संतति में जाते हैं। तो अनुवांशिकी वही विज्ञान है जिसमें पूर्वजों के गुण धीरे धीरे माता पिता में और नाती पोतों में बढ़ते जाते हैं, यानी कि गुणों का ट्रांसफर होते रहना ही जो है अनुवांशिकी कहलाता है। तो आपका उसका आंसर याद हो जाना चाहिए। इसी से जुड़ा अगला आपका क्वेश्चन है जिसका नाम है मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखिए। मेंडल वो साइंटिस्ट है जिसने अनुवांशिकी के लिए बहुत सारे प्रयोग किए हैं। उसने सबसे ज्यादा प्रयोग किस पौधे पर किए हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेंडल ने अपने सबसे ज्यादा प्रयोग किस पौधे पर किए हैं। तो मेंडल का एक नियम है जो बहुत ही फेमस है, उस नियम का नाम है प्रभाविता का नियम लिखिए। उसने बौने पौधों और लंबे पौधों को मिक्स करके जब उगाया था फिर से, तो उसको पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे ही मिले थे। कुछ ऐसा ही प्रश्न ये है मेंडल का प्रभाविता का नियम। हुआ ये था कि बौने पौधों के लक्षणों को लंबे पौधों के लक्षणों ने दबा दिया था, यानी कि पावरफुल वाले लक्षण जीत गए। पावरफुल को ही तो प्रभावी कहते हैं और इसीलिए इस नियम का नाम पड़ा प्रभाविता का नियम। तो आई होप कि ये आंसर आपको याद आ ही गया होगा। गाइस, हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो इसीलिए आपके लिए ये श्रेणी चलाई जा रही है, क्वेश्चन की जो लिस्ट चलाई जा रही है। उसी के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 बनता है, परावर्तन के नियम लिखिए। इन नियमों को हमने इसी चैनल पर वीडियो बनाकर बहुत अच्छे से समझाया है। आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को अच्छे से सीख सकते हैं। और यहां पर मैं आपके लिए छोटी सी हिंट दे देता हूं। परावर्तन के नियम में आपको मैंने कुछ इस तरीके से एक चित्र बनवाया था, या फिर अगर आपने स्कूल में भी सीखा हो कि कोई प्रकाश किरण आती है और टकराकर वापस निकल जाती है, तो इसमें आपको दो स्थितियां देखने को मिलती है। पहली स्थिति ये, इधर वाला कोण आपतन कोण और सीधे हाथ की तरफ वाला कोण परावर्तन कोण। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला नियम था। और दूसरा नियम ये था कि आपतित किरण, बीच वाली का नाम हमने रखा था अभिलंब और इधर वाली किरण का नाम रखा था परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में, यानी कि एक ही लाइन में स्थित होते हैं। तो ये दो नियम थे, मैंने आपको दोनों बता भी दिए हैं हिंट के साथ, और ये प्रश्न आपके लिए हो जाता है बहुत ही ज्यादा IMP। तो आप इसे याद करके जरूर जाइए। इस प्रश्न की फुल डिटेल के लिए आप आई बटन में जाइए और इस आंसर को बहुत ही मजेदार तरीके से एक बार में याद कर लीजिए। आंसर रहेगा आपका। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अपवर्तनांक किसे कहते हैं? जब अपवर्तनांक की बात आए तो आप सीधे समझ लेना कि यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन की बात चल रही है। मैं आपको छोटा सा बता देता हूं कि जब दो माध्यम के अपवर्तनांक को तुलनात्मक रूप से देखा जाता है तो उसे ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब एक माध्यम की तुलना दूसरे माध्यम से कर रहे हैं। तो इसका प्रश्न आप जरूर याद कीजिए आपकी बुक्स में से जाकर या फिर इस चैनल के वीडियो में से जाकर। और इसी के साथ मैं आपके लिए एक टास्क छोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। आप कमेंट में करके बताइए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा IMP ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? इसके प्रकार लिखिए। जितना गोलू सा ये क्वेश्चन है उतना ही गोलू सा और प्यारा सा इसका आंसर है दोस्तों। ऐसा दर्पण जिसकी चमकीली सतह या फिर परावर्तक सतह गोल हो,
जैसे कि हमने बना दिया एक ये दर्पण है और इसकी जो गोल वाली सतह है यही जो है परावर्तक सतह है, यानी कि इसके सामने से आपको जो है सब कुछ गोल दिखेगा। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह भी गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और इसके दो ही प्रकार है, पहला प्रकार होता है उत्तल दर्पण और दूसरा प्रकार होता है अवतल दर्पण। उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, इंग्लिश में भी आपको मैंने बता दिया है, और अवतल दर्पण का मतलब कॉनकेव मिरर। तो यहां पर मैंने आपको पूरा आंसर ही साथ में बता दिया है, तो आप इसे झटपट याद कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है दोस्तों। गाइस सारे क्वेश्चन की हिंट तो मैं आपको देते जा रहा हूं, लेकिन आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि क्या ये हिंट आपको उन क्वेश्चन को रिकॉल करने में हेल्प कर रहे हैं, तो आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण जो होता है उसके अंदर कुछ पॉइंट होते हैं, मैं आपको चित्र के हिसाब से बताता हूं। जैसे कि हमने एक गोलीय सतह बनाई और इसके बाहर की तरह अगर आपने जो है पॉलिश कर दी तो इसकी अंदर वाली सतह जो है अवतल सतह कहलाएगी। अब इसके सामने एक अगर काल्पनिक रेखा बना दें, इस रेखा को आपको बिल्कुल सीधा मानना है, मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया है लाइव के चक्कर में। तो इसके पीछे एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस, और इसके ही डबल दूरी पर होता है वक्रता त्रिज्या। तो हमको फोकस दूरी बताना है। होता यह है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के सामने आती है और टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कह देते हैं उस अवतल दर्पण का। तो आई होप कि ये हिंट आपको इस आंसर को याद करने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या इन प्रश्नों के हिंट से आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, या फिर ये हिंट आपके काम में आ रही है क्या? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कपड़े की इस्त्री करने वाली जो प्रेस होती है उसको आप करंट से कनेक्ट करते हैं पिन के थ्रू, और वो प्रेस गर्म हो जाती है जिससे आप कपड़ों की इस्त्री कर पाते हैं। या फिर पानी गर्म करने वाला हीटर, यानी कि एसी डिवाइस जो करंट को बदल दे उष्मा में, ताप में, और उसी प्रभाव को कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। नहीं समझ में आया? कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बता देता हूं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें विद्युत धारा परिवर्तित हो जाए ऊष्मीय ऊर्जा में, तो इस पूरे प्रभाव को ही हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी कि विद्युत धारा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन, इस परिवर्तन को ही हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो आपकी हेल्प के लिए इस क्वेश्चन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम वो होता है जिसमें एक तार के दो सिरे होते हैं, उन सिरों पर अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होते हैं। दो विभव है अलग अलग, तो हमने बोल दिया विभवांतर, और इसके अंदर एक धारा प्रवाहित होती है करंट, जिसको बोल देते हैं आई। यानी कि किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, और इसका कुछ सूत्र भी हम याद करते थे, V बराबर आई आर। तो इस प्रकार इसका आंसर होता है ओम का नियम किसे कहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने बहुत ही अच्छे से आपको पसंद आए, याद हो जाए, इस तरीके से तैयार किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस क्वेश्चन की लिंक ओपन करके उस क्वेश्चन को तुरंत याद कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, मोस्ट आईएमपी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। याद कीजिए जब आपको सर ने सिखाया होगा कि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि 90 डिग्री पर हो। तो हर एक उंगली एक अलग अलग चीज की दिशा को बताती थी, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और लगने वाला बल। तो उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, जो आपको याद करके ही जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, विद्युत फ्यूज तार क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो मैं आपको बताता हूं, हमारी डेली लाइफ में हम इसे जरूर देखते हैं। घर को जो बिजली सप्लाई करने वाला जो मीटर होता है ना, मीटर के पास एक चीनी से बना डब्बा लगा हुआ होता है, उसके अंदर एक वायर लगा होता है, और उस वायर को ही हम फ्यूज तार कहते हैं। एक्चुअल में इसका नाम फ्यूज तार इसलिए है कि अगर ज्यादा मात्रा में अगर विद्युत धारा हमारे घर में आ जाए तो उससे पहले ये तार जो है गल कर कनेक्शन को कट कर देता है, और मीटर के बाद हमारे घर में करंट की सप्लाई बंद हो जाती है अगर ज्यादा मात्रा में करंट आ जाए। तो ज्यादा मात्रा में करंट आने पर घर के टीवी, पंखे, कूलर सब खराब हो सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए क्या लगाया जाता है? फ्यूज तार। तो इससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा प्रश्न है कि होता क्या है और इसका क्या उपयोग है, ये आपको याद करना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, दिस
व प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा को डीसी धारा और एसी धारा के नाम से भी जानते हैं। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब अल्टरनेट करंट। तो अगर आपको डीसी या एसी के नाम से भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, यही वाला उत्तर याद रखना है। मैं आपको बता देता हूं कि दिष्ट धारा वाला करंट वो है जो बैटरी सेल वगैरह से मिलता है, और प्रत्यावर्ती धारा वाला वो करंट है जो पावर हाउस और खंभों से होते हुए हमारे घर तक पहुंचता है। तो ये भी आपके मजेदार तरीके से याद करने वाले क्वेश्चन है, आप इनको जरूर याद कीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? ध्यान रख लो, दो चीजें आ रही है, एक तो विद्युत और एक चुंबकीय। विद्युत और चुंबक के बीच में हमेशा से एक गहरा रिश्ता रहा है। जहां जहां विद्युत होता है वहां वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। होता यह है कि आपने किसी विद्युत से रिलेटेड किसी चालक के मध्य अगर चुंबक की गति करवा दी तो उसके अंदर एक धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और उसी टॉपिक पर डिपेंड है ये पूरा का पूरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आपको ये वाला प्रश्न याद करना नहीं भूलना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 पर। ये जो अगले दो क्वेश्चन हैं ये आपके 8th 9th से पर्यावरण का हिस्सा होते हुए आए हैं, तो आपको नए क्वेश्चन नहीं लगने वाले हैं दोस्तों। देखते हैं 23, ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखिए। दोस्तों ग्लोबल का मतलब हो गया पृथ्वी, वार्मिंग का मतलब गर्मी। आपको पता है कि पृथ्वी की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और हमको ये महसूस भी होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है? आपको बता दूं कि पहला कारण तो ये कि लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, और पेड़ जो है कट जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा अवशोषण नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण गर्मी बढ़ रही है। और अनेक प्रकार की फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं, उसमें अनेक प्रकार की गैसें, ये सब मिला के ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। तो आपको ऐसा ही कुछ आंसर ग्लोबल वार्मिंग के लिए याद करना है। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है विश्व लेवल की समस्या है, तो मैं इसके ऊपर आपसे एक कमेंट में एक आंसर पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को, किस दिन को मनाया जाता है? ये आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि बात है हमारे ग्लोब का, हमारी पृथ्वी का। इसी बात पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन परत क्या है, यह क्षीण क्यों हो रही है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का पूरा घेरा होता है, और इस गैसों के घेरे को हम बोलते हैं ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है कि सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को पहले ही रोक देती है और पृथ्वी पर वो हानिकारक किरणें नहीं पहुंच पाती है, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन ये परत भी अब धीरे धीरे खराब हो रही है। तो उसी पर अगला क्वेश्चन पूछ लिया है, यह क्षीण क्यों हो रही है? रीजन सिंपल सा है कि जो हम फैक्ट्रियां देखते हैं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, उसमें हानिकारक धुआं वगैरह होते हैं, और यही धुएं वाली गैसें इस परत में जाकर छेद कर देती है। तो ये ओजोन परत के क्षीण होने का कारण है। यहां पर फिर से मैं आपसे इंटरेक्शन के लिए क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पहले तो मैं आपको हिंट बता दूं कि ओजोन परत के क्षीण होने का एक मुख्य कारण है, एक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का सूत्र क्या है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को अच्छे से अटेंड कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स इस बात का जवाब दे पाते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का सूत्र क्या है। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंतर लिखिए। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपके अध्याय 1 का ही तो क्वेश्चन है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इस आंसर को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको एक बार में याद हो जाए, तो आप आई बटन पर जाइए और इस वीडियो को तुरंत याद कर लीजिए, या तो फिर इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। होता यह है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण कर लिया जाता है। ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा का अवशोषण, और ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का बाहर निकलना। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा बाहर निकल जाए, उसको कह देंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और बाकी की डिटेल जानने के लिए आप वीडियो में एंटर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। दुनिया में जितनी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, या तो वो तेज स्पीड से होगी या तो स्लो स्पीड से होगी। तो ऐसे कारक बताना है जिनके कारण अभिक्रिया या तो तेज हो जाए या तो फिर स्लो हो जाए। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक बता देता हूं कि किसी भी अभिक्रिया में अगर आपने ताप बढ़ा दिया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उस अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जैसे दो लोग लड़ रहे हो और बीच में आकर किसी ने उनको
ऐसी कुछ बात बता दी कि उनका गुस्सा और बढ़ जाए, यानी कि उनका तापमान बढ़ा दिया, तो उनकी लड़ाई बढ़ने के चांस है कि नहीं। तो वैसे ही यहां पर है कि अगर अभिक्रिया में अगर आपने तापमान बढ़ा दिया तो उसकी दर और बढ़ जाती है। दर का सीधा सा मतलब है स्पीड, समय के साथ स्पीड को हम कह देते हैं दर। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, आपके लिए बहुत ही प्यारा सा है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बनाना अब आपके लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको चित्र को स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाए ये भी सिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर जाके सीखिए कि किस तरीके से बनाते हैं तंत्रिका कोशिका का चित्र। आप ऐसा सीखेंगे कि लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले। अब बात करते हैं आपसी पूछताछ की। मैं आपको मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव पूछने वाला हूं जो आपको याद करना चाहिए। अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है? जैसे वजन के लिए इकाई होती है किलोग्राम, जैसे प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, वैसे ही आप मुझे यह बताइए कि अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है। मैं इसका आंसर देखना चाहूंगा आपकी कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन से भी आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव बनता है। आप मुझे यह बताइए कि जो तंत्रिका कोशिका है उसका एक इंग्लिश में नेम है जो बहुत फेमस है। मुझे आप बताइए कि तंत्रिका कोशिका का इंग्लिश नेम क्या है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए आंसर जो है रेडी किए हैं। काफी खोजबीन के बाद आपके लिए खास क्वेश्चन लेकर आया हूं जिनको आपको पढ़ना ही चाहिए विज्ञान के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 आपके लिए है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? चित्र सहित निवारण लिखिए। तो यह दोष ऐसा है कि आपको याद रखना है, निकट दृष्टि दोष है तो इसमें आपको निकट का ही जो है साफ सुथरा दिखेगा, और जो दूर का जो है आपको साफ सुथरा नहीं दिखेगा। यानी कि ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे परंतु दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, तो उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसका निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है ये आप मुझे पढ़कर कमेंट में करके बताइए कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से करते हैं। और इसका चित्र बनाना है तो आपको बुक में, परीक्षा बोध में, सभी में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। हमें वर्षा होने के पश्चात ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखता है? आकाश में नहीं दिखेगा तो कहां दिखेगा दोस्तों? लेकिन दिखता है तो क्यों दिखता है? तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। आपने नेत्र वाले अध्याय में पढ़ा होगा कि एक प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म, उसके अंदर से श्वेत प्रकाश को डाला जाता है और श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। आपने कुछ इस तरीके का कुछ तो मैटर पढ़ा ही होगा। तो उसी से रिलेटेड ये वाली अभिक्रिया भी है कि वर्षा होने के बाद जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती है, बूंदे, वो बूंदे खुद प्रिज्म की तरह कार्य करती है। सूर्य से निकलने वाली श्वेत किरणें जब उन बूंदों के आर पार निकलती है तो आसमान में बहुत ही सुंदर सा एक चित्रकारी बनती है, जिसको ही तो हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। तो आपके लिए इतनी हिंट काफी होगी। अब आप जाके इसको बुक से बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों मोस्ट आईएमपी डायग्राम में से एक है और ये हमको बचपन से अभी तक बार बार सीखने को मिल रहा है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मानव पाचन तंत्र यानी कि मानव के मुख से लेके ना जहां पीछे तक आप पोटी करते हैं वो वाले हिस्से को गुदा कहते हैं और इंग्लिश में एनस कहते हैं। पूरा वो वाला रास्ता आपको दिखाना रहता है। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएगी? मुख आ जाएगा, भोजन नली आ जाएगा, अमाशय, लीवर वगैरह, उसके बाद अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ये पूरा का पूरा चित्र आपको इसमें बताना होगा। और डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आंसर भी मैंने आपके लिए रेडी कर दिया है। इसका आंसर भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। क्या सर, आप तो हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में हमको बचा रहे हो? क्योंकि हम आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हम आपको बढ़ाना चाहते हैं आगे, तो आपके लिए हर खास टॉपिक तैयार करते हैं। तो इन टॉपिक्स को हमने आपके लिए पहले से ही तैयार कर लिया है और इसीलिए वीडियो के टाइम को बचाने के लिए शॉर्ट में बता रहे हैं और उसको आपको डिटेल में समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके समझ लीजिए। गाइस, हम वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव के पास ही है और इसी बात पर हम हमारा क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। धावन सोडा व बेकिंग सोडा के उपयोग लिखिए। धावन सोडा वो जिससे कपड़े वगैरह धोते हैं, इसको धोने का सोडा भी कहते हैं। अगर इसका सूत्र आप जानना चाहते हैं तो इसका सूत्र होगा Na2CO3 और इसमें 10 अणु जल के जुड़े हुए रहते हैं। तो 10 लिख के मैं H2O लिख देता हूं। तो धावन सोडा का सूत्र हो गया Na2CO3.10H2O। और अगर बेकिंग सोडा यानी कि जो खाने पीने में जो सोडा डलता है ना, उस सोडे की बात करें तो उसका सूत्र होता है NaHCO3।
तो आपको यहां पर यह बताना है कि धावन सोडा और बेकिंग सोडा के क्या क्या उपयोग हैं। ये क्वेश्चन खास भी है, इजी भी है और आपको 4 नंबर के लिए आ सकता है। तो 4 नंबर के हिसाब से दो उपयोग अगर आप लिख भी देंगे तो आपका काम बन जाएगा। धावन सोडे का उपयोग जो है अपमार्जक के रूप में कर सकते हैं और विभिन्न फैक्ट्री जैसे कागज, कांच उद्योग वगैरह में जो है इनका उपयोग कर सकते हैं। आप बुक से और भी अच्छा याद कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए बेकिंग सोडा के क्या उपयोग हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। अगर आपको एक सार्वत्रिक पॉइंट याद करना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। और जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आपने टीवी में देखे होंगे, तो वो सारे प्रोडक्ट में बेकिंग सोडा मिला हुआ रहता है, यानी कि एसिडिटी दूर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। 33 है, जिप्सम क्या है, क्या होगा यदि इसे 100 डिग्री ताप पर गर्म किया जाए। 100 डिग्री पे गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा? नहीं, आपको यह बताना है कि जिप्सम एक्चुअल में क्या है। जिप्सम सीमेंट से रिलेटेड एक ऐसा केमिकल है जो पेरिस वगैरह की राजधानी में ज्यादातर पाया जाता है, वहां से इसको लाते हैं। अगर आपने जिप्सम को 100 डिग्री पर गर्म कर दिया तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12 यानी कि आधा H2O। ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है जिसको हम POP के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रश्न अब आपको समझ में आ जाएगा, आप इसे बुक में जाकर अच्छे से याद कीजिए। बोनस में आप एक क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या उपयोग होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में या 4 मार्क के लिए आपसे पूछ सकते हैं मेन एग्जाम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एथेनॉल व एथेनॉइक अम्ल में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी है। अगर आपने अम्ल क्षार में अंतर याद किया है तो ये आंसर आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अम्ल क्षार में अंतर भी अगर आपको सीखना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां की लिंक से वो आंसर सीख लीजिए। तो आइए चलते हैं आपके बिल्कुल लास्ट वाले बॉटम वाले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, साबुन की सफाई अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। याद कीजिए, साबुन में 2 सिरे होते हैं, एक जल से चिपकने वाला हिस्सा और एक जल से दूर भागने वाला हिस्सा। और साबुन जब सफाई की अभिक्रिया करता है तो उसमें एक विशिष्ट प्रकार की संरचना बनती है जिसको हम मिसेली के नाम से भी जानते हैं। तो किस तरीके से साबुन के हिस्से गंदगी से जुड़ के और जल के द्वारा एक मिसेली संरचना बनाते हैं और कैसे गंदे कपड़ों को साफ कर देते हैं, ये पूरी की पूरी अभिक्रिया आपको ऐसे प्रश्न में बतानी है। अगर आपको साबुन की सफाई अभिक्रिया का या अपमार्जक की सफाई अभिक्रिया का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस टाइप का आंसर लिखना होगा, जो आपके लिए बुक से याद करना बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ऑक्सीश्वसन व अनॉक्सीश्वसन में अंतर लिखिए। दोस्तों ये नाम आपने देख लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन दूसरे नाम से भी आ सकता है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। दोनों प्रश्न एक ही है, तो इसका आंसर आपको इस तरीके से याद करना होगा। मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं कि एक्चुअल में भोजन के पाचन को बताना रहता है कि इसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और इतने के बाद अब आपको याद हो गया होगा कि याद आ गया होगा अगर आपने अनऑक्सीश्वसन या ऑक्सीश्वसन को कभी पढ़ने की कोशिश की हो, और नहीं भी की है तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप जाइए और अच्छे से याद कीजिए और एग्जाम में आपके लिए अच्छे नंबर उपलब्ध हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसके बाद भी हम अपने चैनल पर आपके लिए आईएमपी क्वेश्चंस लाते रहेंगे विद द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। नेफ्रॉन जो है थोड़ा सा टेढ़ा चित्र है, थोड़ा सा उलझा हुआ चित्र है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना होगी। और हो सका तो हम एग्जाम होने से पहले ही नेफ्रॉन के चित्र का स्टेप बाय स्टेप वाला वीडियो लाएंगे जिससे आप इजीली नेफ्रॉन बना सके। बस लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट में दीजिए कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई किसे कहते हैं। आई रिपीट, उत्सर्जन तंत्र की इकाई किसे कहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये थे आपके सारे आईएमपी क्वेश्चन जिनको एग्जाम से पहले आपको याद करके जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन की संभावना मेन एग्जाम में आने की बहुत 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 ज्यादा है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 में खासकर विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा का पूरा आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनको भी फायदा हो जाए और जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है वो भी इससे अपनी तैयारी कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए